हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। तो आज अपने पास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 to 8 मार्क्स आपके यहाँ से एग्जाम में सीबीएसई 12th में फिक्स है। तो आइए समझते हैं क्या है, और मैंने कुछ चीज़ों को लिख रखा है, उससे मैं समझाऊंगा भी। तो देखो, अगर मैं बेसिक सी बात करूँ कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन चीज़ हमें पढ़ना होता है। क्या क्या? कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो निकालो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकालो, है ना, और एक होता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकालो। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमें कैश फ्लो का कैलकुलेशन पता करना है, कितना आया कितना गया। और कैश फ्लो का मतलब हुआ दो चीज़ यहाँ पे। एक तो हो सकता है आउटफ्लो, क्या हो सकता है? आउटफ्लो। और एक हो सकता है इनफ्लो। तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से, उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कैश का कुछ भी आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैश बाहर जा रहा है, या कैश का इनफ्लो हो रहा है यानी कि कैश आ रहा है, तो हमें उस इफेक्ट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना है। वो इफेक्ट क्या तो ऑपरेटिंग के अंदर हो सकता है, क्या तो इन्वेस्टिंग के अंदर, क्या तो फाइनेंसिंग के अंदर। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे अपने पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को मैं इरेज कर देता हूँ। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कमिंग क्लासेस में समझेंगे, और सबसे पहले आपको फॉर्मेट को लेते हुए कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं इसको भी अगर इरेज कर दूँ तो मैंने बोला, चलो इसको भी समझाता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है? देखो, बिजनेस में, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे लागू होता है। उसमें कुछ कंडीशन है, मैं थ्योरी के लिए अलग से क्लास ले लूँगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, कि क्या क्या थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस में क्या होता है, जो बिजनेस का मेन एक्टिविटीज़ है, और उस मेन एक्टिविटीज़ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हर वो रेवेन्यू जो मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस से जनरेट हो रहा है, वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ऑपरेटिंग का मतलब ही होता है बिजनेस ऑपरेशंस। तो बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब क्या? बिजनेस एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, बट पहुंचेंगे कैसे? क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? क्या हमारा एक अप्रोच होना चाहिए? तो देखो, जो मैंने यहाँ बात लिख रखे हैं उसको समझना ध्यान से। देखिए, अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई? मैंने बोला फाइंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो मैंने बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक बात, ये कैलकुलेशन चाहिए। तो ये कैलकुलेशन के लिए, और इसमें क्या चाहिए उस बात को समझाता हूँ, फिर हम इस चीज़ पर आएंगे। देखो, कंपनी के बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस के अकाउंट की बात करें, वो तो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, वर्टिकली बनता है। ठीक, बट एक बात समझो, मैं एक चीज़ बेसिक्स लेके चल रहा हूँ आपके सामने। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्या लिखा? P&L अकाउंट। ठीक, तो एक बात बताओ मेरे को जरा सा, आप लोग, हम जो 11 में पढ़ा करते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इसमें यहाँ लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस वगैरह, सॉरी इनकम वगैरह ऐड किया करते थे, और यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस होता था, तो यहाँ पे आता था नेट प्रॉफिट। इसमें भी क्या है, और आगे इसमें बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता है। तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो। ठीक है, तो और भी नीचे पहुंच सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट उसको डिस्कस नहीं करते, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। मैंने बोला कि आपको जो बोल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो आपको मेनली बोला जा रहा है ये फाइंड करने, जीपी कितना है एक्चुअल में कैश का जनरेशंस, कैश का इनफ्लो जो बिजनेस में हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, जो पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ पहले जीपी बताओ। जीपी के निकालने के बाद भी हम और भी काम करेंगे, उस चीज़ को भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे इनकम क्वेश्चन में गिवन होंगे, उन सब को एडजस्ट और कैलकुलेट करते हुए हमें सबसे पहले पता करना है इस जीपी के बारे में।
तो एक बात बताओ, मैंने बोला क्वेश्चन में सपोज आपको गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, अब मुझे पहुंचना है यहाँ पर, और यहाँ पे तो एक्सपेंसेस होते हैं और यहाँ पे भी अदर इनकम्स होते हैं। तो मैंने बोला अगर क्वेश्चन में आपको सपोज ये गिवन है, अगर मैं इसमें इन चीज़ों को जोड़ दूँ तो दिस प्लस दिस, और यहाँ जो कुछ गिवन है उसको माइनस कर दूँ, तो क्या हम यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे? बिल्कुल पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला सपोज जीपी गिवन है और मुझे पहुँचना है यहाँ पे, तो जीपी यहाँ पे गिवन है और अदर इनकम भी यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, अदर इनकम भी लिख रखा है। तो जीपी में अदर इनकम को ऐड कर दिया, और ये जो अदर एक्सपेंसेस है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस लिखता हूँ इसको मैं यहाँ पर, तो इस दोनों को जोड़ के इसको ऐड माइनस करते हैं तभी तो ये आता है। और मेरा यहाँ पे क्या कहना, हमें पहुँचना पहले यहाँ पर है, ये पता चल जाए तो इसके बाद क्या करते हैं उसको समझ लेंगे आसानी से। तो मैंने बोला फिर से वही बात कि इस ये गिवन है अगर, तो इसमें इसको जोड़ दो अदर एक्सपेंसेस को, और क्या माइनस कर दो, अदर इनकम को माइनस कर दो, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बेसिक मोटिव हमारा क्या है कि इसको पता करना। हम वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट ही, बट क्वेश्चन में आपको गिवन ये होगा। तो जब गिवन ये होगा तो पहुँचना है कहाँ पे, मुझे यहाँ पे पहुँचना है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम समझेंगे अपने पास। तो देखिए मैंने एक नोट बनाया है यहाँ पे छोटा सा, मैं बोलता हूँ, मैंने बोला नोट नंबर 1, क्वेश्चन में गिवन है सपोज आपको, और ये गिवन ही होगा कि नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। और ये नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर कौन सा होता है? सारा खर्चा इनकम प्लस माइनस करने के बाद का दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ऑफ CY मतलब करेंट ईयर, और ब्रैकेट में लिखा मैंने यहाँ पे आफ्टर एप्रोप्रिएशन। आफ्टर एप्रोप्रिएशन मतलब हर वो खर्चा वर्चा देने के बाद, इनकम वगैरह एडजस्ट करने के बाद, अदर इनकम एडजस्ट करने के बाद ये आया हुआ है। ये आया हुआ है तो मतलब ये आया हुआ है, कहीं ना कहीं हमें पहुँचना यहाँ पर है। तो मैंने बोला, और ये एक फॉर्मेट के तहत है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। देखो पहला क्या है, रिजर्व। मैंने बोला ये जो गिवन होगा आपको, इसमें रिजर्व को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। क्यों कर दो समझो। जो भी बिजनेस से प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट में से क्या करती है कंपनी, रिजर्व में ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा। प्रॉफिट कम हो गया होगा मतलब ये भाई कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा, एक्चुअल प्रॉफिट रहा होगा, उसी में से निकाला होगा पैसा। और मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ, पहुँचना में ग्रॉस प्रॉफिट पर है। तो ग्रॉस प्रॉफिट पहुँचने के लिए इसको ऐड बैक करना होगा ना। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट में से रिजर्व को निकाला होगा, तो रिजर्व जितना निकाला हो उसको ऐड बैक कर दो। मतलब जितने भी रिजर्व में ट्रांसफर किए गए होंगे पैसे, कहाँ से? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हर उस रिजर्व के अमाउंट को ऐड कर दो। कर दिया ऐड। प्रपोज डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर। अगर कंपनी करेंट ईयर में डिविडेंड प्रपोज करती है तो उस प्रपोजल से क्या होता है, करेंट ईयर के प्रॉफिट में से कंपनी उतने डिविडेंड को साइड कर देती है। पेमेंट बाद में करेंगे, लेकिन उस समय उसको खर्चा मान लेते हैं, कंपनी खर्चा मान लेती है। तो उस समय का ग्रॉस प्रॉफिट में से हटाया होगा पैसा और पहुंचना ग्रॉस प्रॉफिट पे है, तो जितने भी प्रपोज डिविडेंड रहे होंगे करेंट ईयर के उसको ऐड बैक कर दो। तो चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ CY मतलब करेंट ईयर। और क्या है? इंटरिम डिविडेंड पेड। जो साल चल रहा होता है उसी में से उसी दौरान कुछ डिविडेंड कंपनी ने पे कर दिया है, तो करेंट ईयर के प्रॉफिट में से ही पे किया होगा, तो इसको भी क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ साथ में आपको कि ऐड बैक करना क्यों है, क्योंकि ये सब बांटने की वजह से प्रॉफिट, ये वाला जीपी कम हो गया होगा और पहुंचना जीपी पर है। तो जीपी पहुंचने के लिए हर वो चीज़ जो पहले बांटा होगा उसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। तो ऐड बैक कर रहे हैं। और क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। करेंट ईयर में कंपनी ने अगर प्रोविजन टैक्स का बनाया है अपने पास, तो उससे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट में से टैक्स का अमाउंट जो अनुमानित एस्टिमेटेड जो टैक्स का कैलकुलेशन आ रखा है कंपनी के पास, प्रॉफिट में से साइड कर देगी कंपनी। तो प्रॉफिट उसकी वजह से कम हुआ होगा, लेकिन पहुंचना में एक्चुअल प्रॉफिट पे, तो क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को भी क्या किया भाई, हमने बोला ऐड कर दो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको चेक कर लेता हूँ, ये स्क्रीन पर कवर हो रहा है आपके? हाँ चलो हो रहा है, ठीक है ठीक। अब एक चीज़ देखो, ये सब होने के बाद एक चीज़ लिखा मैंने यहाँ पे, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कंपनी के पास कोई टैक्स का रिफंड आया होगा तो ये टैक्स का रिफंड तो बिजनेस का इनकम तो होता नहीं भाई, जिसकी वजह से क्या होगा, जीपी
में हमने इसको यहाँ जोड़ा होगा, है ना। या यूँ कहो, ये जो रिफंड ऑफ टैक्स है बिजनेस का इनकम तो है नहीं। जब बिजनेस का इनकम है नहीं, इसका मतलब ये हुआ जब आया होगा ये पैसा तो पीएल के क्रेडिट में दिखाया गया होगा। डेट मीन्स कि भाई पहुंचना। लेकिन यहाँ पे अगर है तो नेट प्रॉफिट में कुछ चीज़ें को, कुछ खर्चे को, अभी सपोज हम यहाँ मैंने क्या बोला, ये सबको हटा दो क्योंकि ये सब दिखाया गया होगा। तो इसमें यानी कि हटा दो मतलब कहने का ये कंपनी ने पहले हटाया होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहुँचने के लिए नेट प्रॉफिट में ये ऐड कर रहे हैं। और वहीं पे अगर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ टैक्स लिखा है तो इस दोनों को ऐड किया तो इसको तो माइनस ही करना होगा ना, तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। डेट्स वाई रिफंड ऑफ टैक्स को लेस करोगे, क्या करोगे, रिफंड ऑफ टैक्स को लेस करोगे, तब नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर जो आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन मतलब देने के बाद, जो देना था उसके बाद, तो जो दे दिया होगा उसको ऐड बैक कर लो। और रिफंड ऑफ टैक्स अगर दिया हुआ तो लेस करना, नहीं तो लेस नहीं करना है। तो ये सब करने के बाद हम कहाँ पहुँच सकते हैं, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार और चेक करो, थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया क्या, नहीं चलो यहाँ तक कवर हो रहा है, ठीक। तो कहाँ पहुँच गए हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के तक हम पहुँच गए हैं। बट कंपनी में अभी इन पेमेंट, ये सब बंटवारा के बाद, इसी को तो एप्रोप्रिएशन बोला ना, ये सब शेयर होल्डर्स वगैरह को बंटवारा के बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद भी और भी खर्चा तो पे किया होगा, तभी तो नेट प्रॉफिट पर आए होंगे। और जाना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट पे। इसका मतलब ये हुआ एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे करने के लिए एक ये नोट तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसको नोट नंबर 1 दिया, तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में लिखा नोट नंबर 1। यहाँ पे वो सपोज अमाउंट आ गया। अभी लेकिन मैंने क्या बोला, अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, इनकम वगैरह का लेन देन मतलब प्लस माइनस करना बाकी है, क्योंकि यही सिर्फ एप्रोप्रिएशन, यही खर्चा नहीं रहा होगा जो मैंने यहाँ पे एड बैक किए हैं। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, पता नहीं इंटरेस्ट वो होगा, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल होगा। तो इसको हम समझाते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। चलो क्या है, देखो मैंने एक बात बोला कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। क्या मतलब है, देखो बिजनेस में अगर डेप्रिसिएशन लगा होगा फिक्स एसेट्स पे तो वो पीएल में से पहले डेबिट हुआ होगा। अब पहुंचना यहाँ पे तो पहले माइनस किया होगा, अब पहुंचना यहाँ पे तो उसे ऐड बैक कर दो। क्योंकि मैंने क्या बताया, हमें मेनली पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मिल गया, बट हमें एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब हमारा जीपी क्या रहा होगा उस पर पहुँचना है। तो जितने भी खर्चे, जितने भी नुकसान इस टाइप के दिख रहे जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको ऐड करो। तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। और क्या ऐड कर सकते हैं, बिजनेस में कंपनी को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह पे करना पड़ा होगा, तो पीएल में डेबिट किया होगा कंपनी ने। तो अब क्या कर दो, यहाँ पहुँचने के लिए ऐड बैक कर दो, तो ऐड बैक कर दिया। और क्या ले सकते हैं आप, देखो गुडविल या पेटेंट्स, या और क्या बोल सकते हो आप, ट्रेडमार्क्स। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि गुडविल सपोज 2021 में गुडविल का वैल्यू है 10,000 रुपया, 2021 में है 10,000 रुपया, 2022 में सपोज हो गया 8,000 रुपया। तो गुडविल का वैल्यू अगर कम हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगना, जिसको कि बोलते हैं एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये कंपनी अपने पास पहले पीएल में डेबिट की होगी, करती ही है, और पहुंचना हमें यहाँ पर है, तो उस खर्चे को भी क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो ऐड बैक कर दिया, ठीक बात है। ये ध्यान रखना, इनमें से लाइक यहाँ मैंने लिखा 2021 2022, यहाँ गुडविल या पेटेंट या ट्रेडमार्क्स 2021 में लिखा हुआ 10,000, 2022 में सपोज लिख दिया 8,000 या 7,000 या 6,000 जो भी। तो गुडविल ओवर द ईयर यहाँ से आने में कम हो रहा है 2,000 रुपये से,
तो इसको बोलते हैं एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, जो कि कंपनी पीएल में डेबिट करती है की होगी इसका मतलब। तो प्रॉफिट कम हुआ होगा तभी नेट प्रॉफिट पे कंपनी आई होगी, बट हमें पहुंचना है ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो इसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। और हो सकता है कंपनी ने इंटरेस्ट वगैरह पे किया होगा लोन पे, लॉन्ग टर्म डेट्स या शॉर्ट टर्म डेट्स पे लोन वगैरह पे किया होगा, तो ये भी कंपनी पीएल पे डेबिट करती है पहले, जब कंपनी अपना नेट प्रॉफिट निकाल रही होती है। बट हमें पहुंचना कहाँ, ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो एनपी से जीपी पे जाने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। कर दिया। कंपनी सपोज फिक्स एसेट्स को सेल किया होगा, कंपनी ने क्या किया होगा, फिक्स एसेट्स को सेल किया होगा और कंपनी को उस पर लॉस हो गया होगा, तो कंपनी ने इसको भी पीएल में डेबिट किया होगा, ठीक है। तो डेबिट किया होगा तो ही एनपी आया होगा, बट हमें पहुंचना है जीपी पे, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। कहाँ पे पहुंचने के लिए, जीपी पे पहुंचने के लिए। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप रटो मत कि क्या प्लस क्या माइनस होने वाला, रट के जाओगे थोड़ा सा भी आपसे कॉन्सेप्चुअल और पूछ लिया और वो चीज़ आपका रटा हुआ नहीं था तो दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में ना, इसलिए चीज़ों को समझ लो, बड़ा ईजी है। हालांकि ये कंपनी का पीएल अकाउंट नहीं है, तो जस्ट टू मेक इट ईजी मैंने एक सिंपल सा आपके सामने पीएल ले लिया और समझा दिया कि ये चीज़ होता है, तो आप समझ गए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी ने पीएल में डेबिट किया होगा, तो नेट प्रॉफिट पे कंपनी आई होगी, बट हमें पहुंचना कहाँ पड़े, जीपी पे, एक्चुअल और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पे। इसलिए इन सब चीज़ों को जो कंपनी पहले डेबिट की थी, माइनस की थी जीपी में से, और जीपी पे पहुंचने के लिए अब इसे हम क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ठीक है बात। तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला भाई कभी कभी आपने सुना है कंपनी को रेंटल इनकम हो गया, रेंट वन का इनकम आ गया, डिविडेंड इनकम आ गया, कंपनी को भी, तो कंपनी तो इन्वेस्ट कर सकती है किसी अदर कंपनी में, है ना। तो रेंट का इनकम आ सकता है, इंटरेस्ट इनकम आ सकता है, सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ सकता है। तो देखो अगर कंपनी, मैं फिर से यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, पीएल अकाउंट, ये जीपी रहा होगा, यहाँ अदर इनकम मैंने लिखा है ना, या अदर एक्सपेंसेस वगैरह जिसको हम समझ चुके हैं अभी तक, तो एनपी आया होगा। मैंने बोला हमने इसको समझ लिया कि इनका क्या करना है। अगर कंपनी के पास डिविडेंड इनकम रहा होगा, कंपनी भी तो इन्वेस्ट कर सकती है दूसरी कंपनी के शेयर्स में, रेंटल इनकम अगर कंपनी का है, इंटरेस्ट इनकम कंपनी का है, लोन किसी को दिया हुआ कंपनी ने तो इंटरेस्ट इनकम भी तो हो सकता है। कंपनी अगर फिक्स एसेट्स को सेल की होगी तो उस पर प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब जो अदर इनकम है जीपी को छोड़ के, ये सब एक कंपनी पीएल के अपने क्रेडिट साइड में दिखाती है ना, वहाँ पे शो करती है कंपनी। तो मैंने बोला फिर से कि पहुँचना यहाँ पर अगर है तो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन अगर है, तो हमने तो बोला इसमें इन चीज़ों को ऐड कर दो, तो इन चीज़ों को तो ऐड कर दिया। बट जब पहुंचना यहाँ पे है और ये भी कुछ अदर इनकम क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई इसमें इसको जोड़ा तो इसको माइनस करो, तभी तो यहाँ पहुंच पाओगे। इसका मतलब कुछ चीज़ों को लेस करना होगा ओरिजिनल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए, जिसको कि बोलेंगे क्या, नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ने क्या बोलना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट, या ऑपरेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप, या एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं। हर एक चीज़ को समझ लो, कुछ नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम देने का पर्पस मत रखो, चीज़ों को ऐसा समझो कि आप किसी को पढ़ा भी पाओ, है ना, दैट शुड बी द मोटिव। चलो ठीक है सर। तो ये सब अगर रहा होगा तो भाई इसे तो लेस करना होगा। एफ ए मतलब प्रॉफिट, एफ ए मतलब फिक्स एसेट्स को सेल करने पे प्रॉफिट, लेस कर दो। डिविडेंड इनकम रहा होगा, लेस कर दो। रेंटल इनकम रहा होगा अगर, लेस कर दो। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम रहा होगा, लेस कर दो। और भी कुछ लिखा मैंने, ये मैक्स टू मैक्स आपके लगभग सारे काम का चीज़ आ गया। अगर आप इतना कर देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों में, इसको भी थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। ये सब क्या क्या, सपोज टोटल ऐड करने के बाद यहाँ कोई अमाउंट आया, है ना, ये क्या आया, टोटल लेस करने के बाद कोई अमाउंट आया। और यहाँ एक चीज़ लिखा मैंने, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका डेप्रिशिएशन, है ना, सॉरी, और एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जब मैंने अभी पीएल आपको बताया है, पीएल अकाउंट के बारे में, तो पीएल अकाउंट में
ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो जाता नहीं है, नहीं जाता है तो इनडायरेक्ट जाता है, तो इनडायरेक्ट को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स। इसलिए बोला गया है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, तो मैंने बोला ये जो आया था नोट नंबर 1 से जो हमने फाइंड किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें कुछ चीज़ों को हमने ऐड किया, तो ऐड किया और कुछ लेस किया, तो ये आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, जो कि मैंने बताया था यहाँ पे पीएल अकाउंट में ये जो जीपी होता है यही वाला, यही बात है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इतना आ गया। अब बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है तो हमें वर्किंग कैपिटल भी इसके बाद निकालना पड़ेगा। अगर हम वर्किंग कैपिटल का भी एडजस्टमेंट कर दे कुछ, जैसे कि कुछ चीज़ लेस करना है, कुछ चीज़ ऐड लेस करना है, वो भी करने के बाद और लास्ट में हमने टैक्स के पेमेंट को ही माइनस कर दिया, तब निकल जाता है, क्या बोलते हैं उसे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो मैं अब समझा देता हूँ आपको कि वर्किंग कैपिटल चेंज क्या है ना। देखो अभी यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं जगह ले रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा समझेंगे आप इस बात को, समझ भी रहे हैं, जगह की कमी है। वर्किंग कैपिटल क्या है, सपोज मैंने लिखा 2021, यहाँ लिखा 2022। 2021 में सपोज लिखा हुआ है, यहाँ पर जगह थोड़ा सा यहाँ से बना लेते हैं, 2021 2022, यहाँ लिखा हुआ सपोज डेटर 8000 और यहाँ लिखा हुआ डेटर, और आपको बनाना है इस साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप कंपेयर करोगे, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ आने में डेटर बढ़ गया आपके पास। डेटर बढ़ने का मतलब है कि आपने उधार पे और सेल कर दिया, बट कैश तो आया नहीं है, और हमें कैश का इफेक्ट सोचना है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैश का इफेक्ट देखना है। कैश का इफेक्ट मतलब कैश का आउटफ्लो इनफ्लो चेक करना है। तो डेटर बढ़ने से आपके पास कैश तो आया नहीं है, डेटर बढ़ गया मतलब आपने सामने वाले को उधार पे सेल किया है, तो उसमें जो उधार पे और सेल कर दिया तो उसके पीछे कॉस्ट लगा था ना, वो कॉस्ट आपका अभी बाहर जा रहा है, फिलहाल पैसा आ नहीं रहा है। इसका मतलब डेटर बढ़ने से कहीं ना कहीं, यानी कि इंक्रीज इन डेटर होने से आपका आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, आउटफ्लो। तो 2000 का आउटफ्लो हो रहा है, इसको हम इस तरह से दिखा देंगे, यहाँ पर भी दिखाएंगे, मैं पहले एग्जाम्पल सेट कर लेता हूँ। ठीक है, वही डेटर मान लो अगर सपोज 8 नहीं लेके 10,000 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 10,000, और यहाँ लिखा हुआ है कम कर देते हैं 7,000। 2021 में आपके बैलेंस शीट में डेटर है 10,000 का, 2022 में आपके पास डेटर है 7,000 का। इसका मतलब डेटर ने कुछ पेमेंट कर दिया है, तभी आपके पास डेटर का बैलेंस कम हो गया, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 3,000 रुपया जो डेटर का है वो इनफ्लो हो गया, तो उसका पॉजिटिव में दिखा दोगे। तो मैंने वही बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आने के बाद कुछ चीज़ों को ऐड करना और कुछ चीज़ों को लेस करना होगा, तो हर वो चीज़ ऐड होगा जिसकी वजह से कैश का इनफ्लो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर कैश का इनफ्लो हो रहा है किसकी वजह से, डेटर कम होने के वजह से। तो आप बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन डेटर प्लस, ठीक है, जो भी अमाउंट है 3,000 लिखना, 3,000 लिख दो। कम होने की कोई एक ही चीज़ दिया होगा, बट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो चलो एक एग्जांपल चेंज कर देता हूँ अभी, मतलब ऐसा कुछ डेटर को छोड़ के ले लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन उससे नहीं होगा। तो डिक्रीज इन डेटर समझ में आ रहा है, कैश का इनफ्लो हुआ हुआ इसलिए प्लस किया। अब सपोज मैंने लिखा यहाँ पे क्रेडिटर, 2021 में क्रेडिटर है सपोज 10,000 का, और यहाँ हो गया 2022 में 5,000 का। क्रेडिटर का मतलब होता है कर्ज, और कर्ज का मतलब क्या है, टेंशन है 2021 में आपके पास माथे पे 10,000 का और 2022 में 5,000 का कर्ज, यानी कम हुआ है किससे 22 में, क्यों, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिए होंगे, यानी कि कैश का आउटफ्लो हो गया है भाई। यानी कि मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज इन क्रेडिटर की वजह से क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो इसको माइनस करके दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको समझना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को, BR बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी वजह से क्या चेंज होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक स्पेशल मतलब कमिंग क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा वीडियो बना दूँ, पूरा टाइम दे के हर एक कॉन्सेप्ट को समझा के, और हम स्टार्ट कर लेंगे फिर से इसी चीज़ से, है ना।
तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें उसमें बहुत अच्छे से समझना ज़्यादा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपका थोड़ा सा समझ रहे कि आप भी बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से सोच के चलना होगा आपके लिए भी, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं सोचता हूँ कि वर्किंग कैपिटल के लिए और डेप्थ में एक और मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इसको देखो समझो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, है ना, और चीज़ों को समझो, कोई भी डाउट है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली समझे आप, इसको रटे ना किसी भी चीज़ को कि कम ज़्यादा हुआ ये है तो वो रट लो, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये बात समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसे क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।